अखिलेश का बड़ा ऐलान, भाजपा पर बड़ा हमला। बोले छल से बल नहीं मिल सकता। आपके सामने अखिलेश यादव का यह बयान। बोले अखिलेश, पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिले 51.5% वोट, वह उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकार कर्मी, शिक्षक व मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया है। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत दिलचस्प है। खबर यह है कि अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर दिल्ली का रुख कर सकते हैं और अब उनकी निगाह लोकसभा चुनावों पर होगी, यानी कि वो अपनी आजमगढ़ लोकसभा सीट रख सकते हैं। इस वक्त अखिलेश यादव की टीम में ये दो सोच काम कर रही है। क्या उन्हें करहल लोकसभा सीट पर बने रहना चाहिए, यानी कि विधानसभा में बने रहना चाहिए, या फिर दिल्ली का रुख करना चाहिए ताकि वो लोकसभा चुनावों की तैयारी करें। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस मुद्दे पर मेरा अपना क्या मानना है और अगर अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट छोड़ते हैं तो इसका क्या नुकसान होने वाला है। खबर यह आ रही है कि वो अपने चाचा इस शख्स शिवपाल यादव को विधानसभा में नेता विपक्ष बना सकते हैं, मगर हम कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2017 में शिवपाल यादव ने जिस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा संभाला था, उसी का नतीजा यह हुआ था कि फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, इन तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। और हम यह भी ना भूलें कि बस अभी कुछ ही महीनों पहले शिवपाल यादव जो हैं वो अखिलेश यादव के साथ दोबारा आए हैं। ऐसे में क्या उन्हें नेता विपक्ष बनाना सही होगा? और कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनावों पर निगाह डालने के चक्कर में विधानसभा में जो 125 सीटें उनके हाथ में आई है और जनता के एक बहुत बड़े तबके में उन्होंने जगह बनाई है, वो भी उनके हाथ से निकल जाए। दोस्तों, एक बात पर आपको गौर करना पड़ेगा कि 2017 से लेकर 2021 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति से लगभग गायब थे। वो सक्रिय होते हैं तब जबकि उत्तर प्रदेश चुनावों में 6 महीने रह जाते हैं। मगर आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि तमाम जो बड़ी बड़ी घटनाएं थी, मसलन गंगा में जब लाशें बह रही थी तो अखिलेश यादव जमीन पर नहीं उतरे। कोरोना यानी कि लॉकडाउन की पहली लहर में जब कितने उत्तर प्रदेश के मजदूर सड़कों पर चलने को मजबूर थे, उस वक्त अखिलेश यादव ट्विटर और सोशल मीडिया पर तो अपनी बात रख रहे थे, मगर जमीन पर उतरकर उनके लिए कुछ कर नहीं रहे थे। हाथरस में जब गुड़िया के साथ नाइंसाफी हुई तब अखिलेश यादव हाथरस नहीं पहुंचे। अखिलेश यादव उन्नाव भी नहीं पहुंचे जब भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां अखिलेश यादव को उतरना चाहिए था, जबकि समाजवादी पार्टी 2017 से 2021 के बीच में एक तरह से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा को छोड़कर लोकसभा में बने रहना एक सही कदम होगा? क्योंकि आप ये बात नहीं भूल सकते कि अखिलेश यादव चुनाव जबरदस्त लड़े थे। इस कदर चुनाव लड़े थे कि भारतीय जनता पार्टी हिल गई थी। इस कदर चुनाव लड़े थे कि अखिलेश यादव जो कहते थे उस पर भारतीय जनता पार्टी को रिएक्ट करना पड़ता था। पूरा चुनाव जो है वो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मंत्रियों को, तमाम एजेंसीज को लगा दिया था अखिलेश यादव को टारगेट करने के लिए। भूल गए आप किस तरह से झूठ का सहारा लिया था? जब पीयूष जैन नाम के एक व्यापारी के घर पर इनकम टैक्स की रेड मारी जाती है, करोड़ों में रुपए निकलते हैं और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश की जनता को झूठ बोल रहे होते हैं कि पीयूष जैन जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जबकि आप सब जानते हैं पीयूष जैन जो है उसने शिखर पान मसाला को इत्र सप्लाई किया था। वो शिखर पान मसाला जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विज्ञापन भी कर रहा था और उसके समर्थन में बात भी कर रहा था। तो झूठ का सहारा लिया गया था अखिलेश यादव को टारगेट करने के लिए। उनके परिवार तक पर भी निशाना साधा गया था।
शिवपाल पर, मुलायम सिंह यादव पर। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि अखिलेश यादव चुनावों की धुरी बन गए थे और भारतीय जनता पार्टी को उन पर रिएक्ट करना पड़ रहा था। 5वें चरण तक अखिलेश यादव ये लगभग मान गए थे कि मैं जीतने वाला हूं और उनके हाव भाव से ऐसा लग भी रहा था। हालांकि परिणाम जैसे आए वो सब आपको पता है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत जाते ना, तब पूरे विपक्ष जो है उनके आसपास मंडराता। आपके स्क्रीन पर ममता बनर्जी एक नहीं दो बार अखिलेश यादव से मिलने आई। 2 बार उन्होंने इस तरह से मंच से फुटबॉल फेंका। कहने का अर्थ क्या है? अखिलेश यादव के सहारे ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश में दस्तक देना चाहती थी, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। इसलिए वो 2024 में बनारस में प्रधानमंत्री को चुनौती देना चाहती थी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देना चाहती थी। इसलिए वो बार बार अखिलेश यादव के मंच पर आ रही थी। अगर अखिलेश जीत जाते तो चूंकि उनके ताल्लुकात ममता बनर्जी से अच्छे हैं, शरद पवार से अच्छे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से अच्छे हैं, उद्धव ठाकरे से अच्छे हैं, तो ये तमाम नेता उनके आसपास होते और फिर विपक्ष एक शानदार 2024 का चुनाव लड़ता। मगर हार ने सब कुछ बदल दिया है। हार के बाद अब ढेरों चुनौतियां उनके सामने हैं। क्या अखिलेश यादव शिवपाल यादव पर विश्वास कर सकते हैं? वो शिवपाल यादव जिनकी अभी भी पॉलिटिकल पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भंग कर दिया, नहीं, वो पार्टी अभी भी बनी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, हम सब जानते हैं कि चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गोवा हो, मणिपुर हो, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने या तो विपक्ष को तोड़ दिया या तोड़ने का प्रयास किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव इस बात को लेकर कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि आप भूल गए कि बीजेपी के पास वो खजाना है जिसमें वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के विधायकों को निगल सकती है। अखिलेश यादव इन चीजों को भी नहीं भूल सकते। और सबसे बड़ी बात, ये ना भूलें कि बड़ी तादाद में लोगों ने उन पर विश्वास जतलाया है। उनकी संख्या में दुगनी बढ़ोतरी हुई है। 50 सीटों से 125 सीटों पर जाना एक आसान बात नहीं दोस्तों। और ऐसे में जबकि पूरा प्रचार तंत्र उनके खिलाफ था, यह ना भूलें अखिलेश यादव किन मुश्किल हालात में चुनाव लड़ रहे थे। पूरा प्रचार तंत्र यानी कि न्यूज चैनल्स उनके खिलाफ थे, उनके खिलाफ रेड मारी जा रही थी, उनके तमाम पार्टी के नेताओं के खिलाफ रेड मारी जा रही थी। बीएसपी का किरदार बहुत रहस्यमय था। अब तो खबरें यह भी आ रही हैं कि आखिरी चरणों में बीएसपी ने अपने तमाम वोट को ट्रांसफर कर दिया था बीजेपी की तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी 100 में से 99 सीटें जब्त हो गई, इनकी डिपॉजिट जब्त हो गया, मगर 5 लाख वोट मिला दोस्तों इनको। 5 लाख वोट का मायने जानते हैं आप? तो कहने का अर्थ यह है कि अखिलेश यादव के सामने इतनी चुनौतियां थी। इसके अलावा जो खबरें लगातार आ रही थी कि वोटर्स लिस्ट से लोगों का नाम हटाया गया, कई जगहों पर पैसा खुल्लम खुल्ला बांटा गया, और किस पॉलिटिकल पार्टी ने बांटा मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये तमाम चुनौतियां थी अखिलेश यादव के सामने, बावजूद उसके मुझे लगता है वो अच्छा चुनाव लड़े। इसलिए इस मौके पर करहल विधानसभा सीट छोड़कर आजमगढ़ का रुख करना एक बहुत भारी भूल साबित होगी। मैंने आपको बताया 2017 से 2021 के बीच समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मानचित्र, सियासी मानचित्र से पूरी तरह से गायब थी। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता की हर समस्या के साथ समाजवादी पार्टी दिखाई दे, उनके तमाम नेता दिखाई दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ शर्तों पर जनता के साथ खड़े हों। जब भी जनता को कोई समस्या पेश आएगी तब आपको उनके साथ खड़े होना पड़ेगा।
समाजवादी पार्टी यह नहीं भूल सकती कि भारतीय जनता पार्टी जब उन पर हमला बोलती है तो उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है, जो काफी हद तक सही भी है। उनका यह कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था खराब थी। हालांकि बीजेपी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों पर निगाह डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कई मामलों में समाजवादी पार्टी से भी बदतर है। मगर यह दाग, यह सोच अखिलेश यादव कैसे हटा सकते हैं? मसलन कल्पना कीजिए कि जब उन्नाव में बिटिया के साथ नाइंसाफी हुई थी, या हाथरस में उस परिवार के साथ नाइंसाफी हुई थी जब रातों रात गुड़िया के शव को जला दिया गया था। अगर इन तमाम मौकों पर अखिलेश यादव वहां मौजूद होते, उस परिवार के दर्द को बांट रहे होते, या लखीमपुर खीरी में जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने रौंद दिया था किसानों को अपनी थार में, अगर अखिलेश यादव वहां पहुंचते और जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने 48 घंटे तक गिरफ्तारी दी थी और पुलिस की हिरासत में थे, अगर उसी तरह से अखिलेश यादव पुलिस की हिरासत में होते तो इसका असर ही कुछ और होता। इससे यह संदेश जाता कि जब जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है उत्तर प्रदेश में, जनता के लिए अखिलेश यादव जमीन पर मौजूद होते हैं। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अगर समाजवादी पार्टी चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उसके राजनीतिक चरित्र पर जो दाग है वो धुले, तो उसे जमीन पर यह सबूत देना होगा। जब जब जनता को समस्या पेश आएगी, हम आपके साथ खड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2, जाति विशेष के पक्ष में बात करनी बंद करनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है इन चुनावों में काफी हद तक अखिलेश ने किया भी, क्योंकि यादवों के प्रति यकीनन यादवों ने बड़ी तादाद में उन्हें समर्थन दिया, मगर टिकट्स बांटने के मुद्दे पर या उनके बयानों में कहीं पर भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है समर्थन नहीं दिया यादवों को, या यादवों से जुड़े जो लोग हैं उन्हें। देखिए, सवाल सिर्फ अखिलेश यादव का नहीं है, सवाल पूरे विपक्ष का है। उन्हें एक बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। आपको लगातार संघर्ष करते रहना पड़ेगा, 24 घंटे 365 दिन संघर्ष करना पड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। कल मैंने अपने एक अन्य मंच पर यह खबर की थी। आप जानते हैं खबर क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये 2 विज्ञापन दिखाना चाहता हूं, दोनों झूठे विज्ञापन हैं। न्यू जे, एक ऐसी कंपनी जिसे देश का सबसे अमीर आदमी, ये मुकेश अंबानी चला रहा था, वो खबर के नाम पर फेसबुक पर विज्ञापन चला रहा था। इस पहले विज्ञापन में कहा गया है कि आतंकवाद के तमाम आरोपों से प्रज्ञा बरी हो चुकी है और उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था। और दूसरे में राहुल गांधी मौलाना मसूद अजहर को अजहर जी बोल रहा था, और यह भी आगे कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर को लेकर कांग्रेस का रुख काफी नरम था। आप जानते हैं दोस्तों, ये दोनों ही खबरें झूठी हैं। मगर ये दोनों चीजें थी, ये खबर नहीं थी, ये विज्ञापन थी। और ये विज्ञापन कौन दे रहा था? ये विज्ञापन दे रहे थे मुकेश अंबानी से जुड़ी एक कंपनी। और आप जानते हैं सोशल मीडिया के रूल्स, उनके दिशा निर्देश क्या कहते हैं कि आप तब तक एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में विज्ञापन नहीं चला सकते जब तक उस पॉलिटिकल पार्टी ने आपको पैसे ना दिए हैं, और नंबर 2, उस पॉलिटिकल पार्टी ने आपको इजाजत ना दी हो। ये दोनों ही विज्ञापन बगैर भारतीय जनता पार्टी की इजाजत के चलाए गए। इसके पीछे मुकेश अंबानी की कंपनी थी, और सबसे बड़ी बात, ये दोनों झूठी जानकारी दे रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, प्रज्ञा, सांसद प्रज्ञा पर अब भी आतंकवाद के आरोप हैं। आप ये भी जानते हैं कि मौलाना मसूद अजहर को रिहा किसने किया था? बताइए। उस वक्त सरकार थी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की। कांधार में विमान अपचालन, यानी कि भारतीय विमान को हाईजैक करके काठमांडू से कांधार ले जाया जाता है, और उसके बाद मजबूरी में अटल बिहारी वाजपेयी को 5 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ता है। मगर मुकेश अंबानी की यह कंपनी न्यू जे जनता को भ्रामक संदेश दे रही थी। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करती है और झूठ का इस्तेमाल करती है। आप जानते हैं दोस्तों, कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि फेसबुक ने अपने मंच पर ऐसे लोगों को इजाजत दी है जो लोग नफरती बयान देते हैं, जो लोग दंगा भड़काने वाले बयान देते हैं, और फेसबुक उस पर खामोश रहता है। क्यों खामोश रहता है? क्योंकि इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। मैं आपको फेसबुक का इसलिए जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, यह बतलाने के लिए कि विपक्ष की लड़ाई बहुत मुश्किल है। इस सरकार ने पेगासस के जरिए राहुल गांधी का फोन हैक करवा दिया था। बताइए, जब राहुल गांधी कर्नाटक के लिए अपनी रणनीति बना रहे थे या लोकसभा के लिए अपनी रणनीति बना रहे थे, तो हो सकता है वो फोन पर क्या बात कर रहे हो, एक एक जानकारी किसी कंट्रोल रूम तक पहुंच रही हो। तो विपक्ष का मुकाबला बहुत कठिन है, नामुमकिन है। इसलिए आप ये मुकाबला शर्तों के साथ नहीं कर सकते। आपको 24 घंटे जनता के मुद्दों के साथ खड़े होकर मैदान में रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव उसी तरह से करहल छोड़कर दिल्ली नहीं जा सकते। मेरा मानना है यह बहुत ही बड़ा आत्मघाती कदम होगा समाजवादी पार्टी के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।